नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग आधुनिक युग के द्वितीय चरण यानी द्विवेदी युग, जिसको जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है, के यानी द्विवेदी युग के प्रमुख कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अंतर्गत जो आपके पाठ्यक्रम में अष्टम सर्ग रखा गया है, उसकी व्याख्या हम लोग पढ़ रहे थे। आज व्याख्या भाग ही उसी के आगे हम लोग देखते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सीता जी जो पर्णकुटी है वहां पर बहुत ही सुख का अनुभव कर रही हैं, बहुत ही आनंदित हो रही हैं और अपने आप में ये गर्व महसूस कर रही हैं कि यहाँ पर हमको एक गृहिणी के रूप में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं, आगे की पंक्तियों में, कि सीता जी चित्रकूट में निवास करने वाले जो कोल की रात है उनकी बालिकाओं से हिल मिलकर रहना चाहती हैं, उनसे उनकी सहेली बनना चाहती हैं या उन्हीं से एक दूसरे से मिलकर के रहना चाहती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे की पंक्तियों में कि ओ भोली कील की रात भिल्ल बतलाओ, मैं आप तुम्हारे यहां आई आओ, मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ, दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ, लो मेरा नागर भाव भेंट जो आया, मेरी कुटिया में राज भवन मन भाया। देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि वहां पर जो जनजातियां रहती हैं, कोल की रात ये जनजातियां ही हैं, तो उनकी छोटे छोटे जो बालिकाएं हैं उनसे सीता जी कह रही हैं। ठीक है, तो चलिए पहले व्याख्या करते समय हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, संकेत। व्याख्या करते समय किसी भी पंक्ति की या किसी काव्य की, किसी छंद की आप व्याख्या करते हैं तो सर्वप्रथम हमको क्या लिखना होता है, संकेत। उस संकेत के अंतर्गत क्या होता है कि जिस पद की आप व्याख्या कर रहे हैं, जिन पंक्तियों की आप व्याख्या कर रहे हैं, उन पंक्तियों का प्रथम शब्द और इसके बाद में डाट डाट करके अंतिम में फिर उस पद का या उस छंद का अंतिम शब्द लिखा जाता है, ताकि ये पता चल सके कि आप किस पद की या किन पंक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं। इसके पश्चात में संदर्भ और प्रसंग, फिर इसके बाद में व्याख्या। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे कि ओ भील की रात, और इसके पश्चात में क्या कर देंगे, डाट 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 करके अंत में लिखेंगे क्या, राज भवन मन भाया। ठीक, ये आपका क्या हो गया, संकेत। इसके पश्चात में फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। ठीक, तो संदर्भ प्रसंग के अंतर्गत क्या लिखेंगे, पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक
आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई। ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ। इसके आगे फिर इसी में प्रसंग लिखेंगे कि सीता जी कोल भील या जो जनजातियां हैं, कील किरात रहते हैं, उनकी जो बालिकाओं से हिलमिल गई हैं और उनसे कह रही हैं। ठीक है, फिर इसके पश्चात में आती है आपकी क्या, व्याख्या। देखिए व्याख्या कि ओ भील कील किरात भिल्ल बतलावो, मैं आप तुम्हारे यहां आ गई आओ। सीता जी कहती हैं कि हे भोली कील और किरात की बालाओ, मैं यहां तुम्हारे पास आ गई हूं, तो तुम भी मेरे पास आओ, ताकि हमारा और आपका मिलन हो सके, हमारा आपका परस्पर मिलन हो सके और विचारों का आदान प्रदान हो सके। मैं आप तुम्हारे यहां आ गई आओ, मैं आपके यहां आ गई हूं और आप भी आओ, ताकि हमारा आपका परस्पर मिलन हो सके और विचारों का आदान प्रदान हो सके। मुझको कुछ करने योग्य काम बतलाओ, दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ। सीता जी आगे कहती हैं कि साथ ही तुम मुझको ऐसा काम बताओ जो मेरे करने योग्य हो, जो मैं कर सकती हूं। तो मुझे कुछ ऐसा काम बताओ जो मैं कर सकूं, जो मेरे करने योग्य हो। और मैं चाहती हूं क्या कि दो अहो नव्यता और भव्यता पाओ। नव्यता मीन्स नवीन, भव्यता मतलब श्रेष्ठ। तो मैं ये चाहती हूं कि तुम्हें मैं कर्मों के द्वारा भव्यता और नव्यता प्रदान हो सके। क्या कि तुम्हें कर्मों के द्वारा मैं भव्यता मतलब श्रेष्ठ और नव्यता मतलब नया या नवीन, मैं तुमको जो है कर्मों के द्वारा क्या करना चाहती हूं, भव्यता और नव्यता प्रदान करना चाहती हूं। इसलिए हे बालाओ, लो मेरा नागर भाव भेंट जो लाया। इसलिए हे बालाओ, मैं तुम्हारे लिए नागर भाव भी लाई हूं और तुम उसको भी ग्रहण कर सकते हो। ठीक, मैं तुम्हारे लिए नागर भाव भी लाई हूं तो तुम उसको भी ग्रहण कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर आता है आपका विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे, नंबर 1 कि यहां पर समरसता की भावना, समरसता की भावना है। ठीक, और नंबर 2 गांधी चिंतन का प्रभाव है। ठीक, और नंबर 3 अलंकार कौन सा है, अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार है। देखिए कैसे, कोल किरात है, यहां पर क्या है, का वर्ण की 2 बार आवृत्ति है। कुछ करने योग्य काम, कुछ करने काम, यहां पर भी का वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे की पंक्तियों में देखिए कि सब और लाभ ही लाभ बोध विनिमय में, उत्साह मुझे है विविध वृत्त संचय में, तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में, आवो हम कात बुने गात की लय में,
निकले फूलों का रंग ढंग से ताया, मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग व्याख्या में? संकेत। देखिए संकेत में क्या लिखेंगे कि सब ओर लाभ, सब ओर लाभ। इसके बाद में डॉट 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 करके क्या लिखेंगे? राजभवन मन भाया। ठीक, फिर आता है आपका संदर्भ और प्रसंग। तो जैसा कि पिछली पंक्तियों में हमने बताया था कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई हैं। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। और फिर इसके पश्चात में आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग में लिखेंगे कि सीता जी ने इन पंक्तियों में, या सीता जी इन पंक्तियों में जो कोल भील हैं, जनजातियां हैं, उनकी बालाओं से वार्तालाप कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं। ठीक, इसके पश्चात फिर आती है आपकी क्या? व्याख्या। तो देखिए व्याख्या में कि सब और लाभ ही लाभ बोध विनिमय में। देखिए कुछ कठिन शब्द हैं, उनका अर्थ देख लीजिए। शाब्दिक अर्थ, बोध मतलब ज्ञान, और विनिमय मतलब आदान प्रदान। ठीक, और वृत्त माने समाचार। ठीक है, और अशेष माने संपूर्ण है। शेष मतलब क्या होता है? बचा हुआ। और यदि कुछ शब्दों में ऐसा होता है कि यदि आ लग जाता है आगे तो वो विलोम हो जाता है उसी का। तो शेष मतलब बचा हुआ, तो अशेष मतलब जो बचा हुआ नहीं है, मतलब संपूर्ण। ठीक, तो इस तरह से आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। चलिए देखिए व्याख्या कि सब और लाभ ही लाभ बोध विनिमय में, उत्साह मुझे है विविध वृत्त संचय में। विविध मतलब अनेक। तो सीता जी कहती हैं उन कोल की रात की बालाओं से क्या? कि परस्पर ज्ञान के आदान प्रदान से दोनों को ही लाभ होता है। सब और लाभ ही लाभ। बोध विनिमय, बोध मतलब विचार, विनिमय मतलब आदान प्रदान। सीता जी कहती हैं उन बालिकाओं से कि परस्पर ज्ञान के जो परस्पर आदान प्रदान से दोनों को ही लाभ होता है। उत्साह मुझे है विविध वृत्त संचय में, मुझे आपके द्वारा प्रवृत्त जो अनेक समाचार हैं वो प्राप्त करने में भारी उत्साह होगा। तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष समय में। सीता जी कहती हैं उन बालिकाओं से कि मैं सर्वप्रथम तुमसे यह पूछना चाहती हूं कि तुम हर समय क्या, कि तुम अर्धनग्न क्यों रहो अशेष अशेष मतलब संपूर्ण, कि तुम संपूर्ण समय में अर्धनग्न की अवस्था में क्यों रहती हो। आगे कि आओ हम कात बुने गात की लय में। हैं, यदि तुम्हारे पास वस्त्रों की कमी है, वस्त्र नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था हो सकती है, कोई कठिन काम नहीं है। कैसे? आओ हम कात बुने गात की लय में। आओ हम और आप मिलकर के सूत बिने और कपड़ा बनाएं, फिर उन्हीं कपड़ों को आप, उन्हीं वस्त्रों को आप धारण करिए। इसलिए संपूर्ण समय में आप अर्धनग्न अवस्था में न रहें, यही मेरी सलाह है। निकले फूलों का रंग ढंग से ताया।
पूर्ण रूप से तृप्त होकर ही पुष्पों का रंग निकलता है। जब पुष्प पूर्ण रूप से खिल जाता है तभी उसका रंग निकलता है, पुष्पों का रंग तभी अच्छा लगता है। इसी प्रकार परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। इसलिए आइए हम दोनों मिलकर के सूत बिने और कपड़ा बनाए और उन वस्त्रों को, उन कपड़ों को आप धारण कीजिए। मेरी कुटिया में राजभवन आया। और फिर सीता जी कहती हैं कि मुझे इस पर्णकुटी में आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के बीच में मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। ठीक, ये आपका हो गया व्याख्या भाग। अब देखिए इसमें विशेष में क्या आता है। विशेष में कि यहां पर तत्कालीन जनजातियों की जीवन शैली की झलक दिखाई गई है। ठीक, नंबर 2, सीता जी यहां पर जननायिका के रूप में व्यंजित है। ठीक, और नंबर 3, स्वावलंबन की झलक है। ये यहां पर आपका विशेष हो गया। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर इस अनवरत इसी के आगे हम लोग व्याख्या पढ़ेंगे। ठीक, धन्यवाद।